हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने कहा था मैम टॉपिक वाइज कराना, चैप्टर वाइज कराना, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3 पार्ट 3, जिसमें हमें करना है पार्ट 2। अर्थ के बाद हम इस पे आए थे ना, पार्ट 2 है ये हमारा। टॉपिक 2 है जो है विकास के सिद्धांत। विकास कैसे चलता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था बेटा कि जब बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, माँ के गर्भ में है, गर्भ धारण होता है, तब से लेकर के उसके मृत्यु तक, यानी जन्म भी हो गया, वो बड़ा भी हुआ होगा, स्कूल में भी गया होगा, कॉलेज में भी गया होगा, तो टाइम पे, समय पे उस पे कौन कौन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी चीजें उसे प्रभावित करती हैं, कैसे कैसे वो सब कुछ सीखता है, ठीक है। और मृत्यु तक कैसे उसका ये चलता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। ये सब उसके सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, विकास किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता वही बात आ गई कि ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। ये हमारा निरंतर चलता है। कब से चलता है ये याद रखना, ये नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है तब से होता है। बिल्कुल आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये याद रखना कि गर्भ धारण से, जब माँ ने कंसीव कर लिया तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि तब भी तो वो क्या होता है, एक छोटा सा बीज होता है, बीज से वो भ्रूण में बदलता है, फिर वो बच्चा बनता है, हाथ पैर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो वो जो 9 महीने हैं ना, वो भी उसमें काउंट होते हैं बेटा गर्भ धारण के। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया है कब तक, मृत्यु तक। गर्भ धारण से मृत्यु तक कैसे, देखो, यानी कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें शारीरिक परिवर्तन तो है, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन तो आते ही हैं। अब शारीरिक परिवर्तन तो जाके एक स्टेज पे रुक जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, किशोरावस्था के बाद शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हमारे अंदर, ना मेरा वजन बढ़ेगा, ना मेरी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। मैंने एक स्टेबिलिटी गेन कर ली, मैं एक स्थिर रूप में पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन बाकी परिवर्तन तो हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा रोज हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, तो हमारा मानसिक परिवर्तन हो रहा है। हम रोज नए दोस्त बना रहे हैं। अब मैं आपसे जुड़ रही हूँ, रोज नए बच्चे मुझे देखते हैं, रोज मेरा सर्कल बढ़ रहा है। मेरा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नैतिकता का विकास होता है, हम रोज कोई एक अच्छी बात सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, नैतिकता का विकास होता है। भाषा, अब इस उम्र में जाके अगर मैं कोई भाषा सीख लूं, जर्मन सीख लूं, फ्रांस सीख लूं, उर्दू सीख लूं, ठीक है, तो क्या मेरा उसमें आप ये नहीं कहोगे कि मेरा भाषा का विकास हो गया, भाषात्मक विकास हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी कि सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, बाकी विकास भी तो जिंदगी भर चलते हैं। बुढ़ापे में जाके मैं कोई भाषा सीख लूं तब भी तो मेरा विकास है। यानी कि जिस दिन से कंसीव हुआ बच्चा, गर्भ धारण से लेकर के कब तक, मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पे आते हैं विभिन्न गति का सिद्धांत। निरंतर तो चलेगा मैडम, लेकिन इसकी गति अलग अलग होगी। गति कैसे अलग होगी, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आज पैदा हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे 1 साल के अंदर अंदर वो कितनी सारी चीजें सीख जाता है। भाई वो 3 महीने का होगा तो वो हाथ पैर मारेगा, ठीक है। 6 महीने का होगा, 6-7 महीने का होगा, क्योंकि ये ना फिक्स नहीं है, ये कोई स्थिर नहीं है जो मैं एज बता रही हूँ। ये लगभग अंदाजा लेके, क्यों अंदाजा लेके, ये मैं अगले पॉइंट पे बताऊंगी आपको, ठीक है। कोई स्थिर नहीं है। मान लो मैं 6 महीने की हूं और एक और जना 6 महीने का, उसने बैठना सीख लिया। 6 महीने में वो उसको सहारे से बिठा देते हैं। हो सकता है मैं ना सीखूं, हालांकि उम्र मेरी सेम है। क्यों, वो मैं अगले आपको उसमें समझाऊंगी। आ रहा है वो टॉपिक, जब आगे आएगा उसमें बताऊंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि गति का अंतर है। जब एक बच्चा छोटा होता है और वो 1 साल में कितनी सारी चीजें सीख जाता है। वो भाषा बोलनी सीख जाता है, ठीक है। कहाँ उसे सिर्फ रोना आता है, रोने से वो बाबा बाबा आवाजें निकालता है, फिर वो शब्द बोलता है, मम्मा पापा, फिर वो वाक्य पे आ जाता है। कितनी तेज चेंजेस हो रहे हैं, उतनी तेज उसके शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं कि वो सिर्फ कुछ भी नहीं हिला सकता था, कहीं उसका कंट्रोल नहीं था, वो हाथ पैर सब पे कंट्रोल है, चलना सीख गया, बैठना सीख गया। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कितनी तेज स्पीड पकड़ी उसने, गति से सब कुछ सीख लिया। यानी कि गति का फर्क पड़ता है ना। यही अगर आप ले लो 4-5 साल के बच्चे को,
4-5 साल के बच्चे को मैं लेती हूँ तो हार्डली आपको उसमें कोई फर्क दिखेगा। वो 5 साल का है, फिर वो 6 का हो गया, फिर वो 7 का हो गया, हार्डली कोई फर्क दिखेगा आपको उसमें। ठीक है, आप कहोगे ठीक है वो उम्र से पता लग रहा है, ना तो उसकी कोई उतनी हाइट पता लग रही, ना वो कोई इतनी फास्ट कुछ सीख रहा। ठीक है, यानी कि इसकी गति अलग अलग होती है। कैसे होती है? जो हमारी शैशव अवस्था होती है, यानी वही 0 से 2 साल तक, इसमें ये बहुत तेज होती है, तीव्र। तीव्र लिख देती हूं मैं आपको, एरो ना बनाकर, तीव्र होती है। फिर ये क्या होता है, ये थोड़ी सी स्थिर हो जाती है बाल्य अवस्था में। ये मैं आपको जब अवस्थाएं कराऊंगी तब कराऊंगी, लेकिन अभी आपको एक बता रही हूँ कि इसकी गति अलग अलग कैसे चलती है। फिर ये स्थिर हो जाती है बाल्य अवस्था तक। फिर जब किशोर अवस्था आती है ना, जब हम में परिवर्तन होने लगते हैं, तो उस किशोर अवस्था में क्या होता है, फिर से गति पकड़ती है, फिर से तेज चलती है। ठीक है, तब हम में शारीरिक सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अपने अपोजिट लिंग की तरफ हम आकर्षित होते हैं। ये सब इस समय भी ये चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। यानी कि आप देख रहे हो, पहले तीव्र, फिर स्थिर, फिर तीव्र, और उसके बाद की जो शारीरिक है क्या हो जाते हैं, शारीरिक तो रुक गए किशोरावस्था के बाद। उसके बाद कभी कभार आप नई चीजें सीखते हो, कभी कभार आप नए दोस्त बनाते हो, यानी उस पे आ गई ना। बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन एक बच्चे में कितनी तेज थी, किशोरावस्था में कितनी तेज थी, कितनी जल्दी हमारी बॉडी में चेंजेस हुए ना। तो यानी कि इसकी दर, इसकी गति अलग अलग होती है। इसके बाद आते हैं क्रम का सिद्धांत। क्रम यानी कि सीक्वेंस। ठीक है, एक पूरा क्रम चलता है। क्रम क्या चलेगा? क्रम ये चलेगा कि ये सिर से पैरों की तरफ होती है। पहले मेन अंगों पे बच्चा अपना कंट्रोल पाएगा, अपना नियंत्रण पाएगा। जैसे आप बच्चे को सबसे पहले एक बॉल देते हो तो वो कैसे पकड़ता है, ऐसे। ठीक है, वो हाथ भी इस्तेमाल कर रहा है, उंगलियां भी इस्तेमाल कर रही है, यानी जो काम सिर्फ फिंगर से हो सकता था उसमें वो पूरा शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ऐसे पूरा उछल के फिर ऐसे पकड़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो वो हाथ से, पूरे हाथ से एक विशिष्ट पे अपना नियंत्रण पा लेता है। उंगलियों पे आ जाएगा, जो काम उंगलियों से हो सकता है उंगलियों में, यानी एक सीक्वेंस चलता है। और सिर से पैर की ओर चलता है, यानी सीक्वेंस है कि पहले सिर पे नियंत्रण पाएगा। सबसे पहले सिर बनता है और नियंत्रण भी सिर पे पाता है बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे करा के इनकी बनावट भी जल्दी होती है। ठीक है, बनावट भी ऐसे ही होगी सिर से पैर की ओर, और नियंत्रण भी सिर से पैर की ओर ही बच्चा सबसे पहले करता है। हाथों पे करते कराते पैरों तक, इस तरीके से क्रम में चलता है, सीक्वेंस में चलता है, सिर से पैर की ओर। जब मैंने आपको क्रम बता दिया तो यानी इसकी दिशा भी है, दिशा इसकी 2 होती हैं, जिसका यूजुअली इंग्लिश में ही नाम याद करते हैं। इंग्लिश में मैं आपको एक बार उसका नाम बता देती हूँ। एक होती है सिर से पांव की ओर, सिर से पांव की ओर, जिसको हम बोल देते हैं सेफलोकॉर्डल। ये नाम इंग्लिश में याद करोगे तो ठीक है, हिंदी में कहीं मुश्किल ही आता है, ऐसे ही लिखा आएगा, सिर से पांव की ओर ब्रैकेट में सेफलोकॉर्डल। ठीक है, सेफलोकॉर्डल का मतलब है कि सिर पे, जैसे मैंने बताया, बनता भी पहले सिर है। ठीक है, नियंत्रण भी उस पे पाता है बच्चा धीरे धीरे करके, रीढ़ की हड्डी, हाथ, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, हाथ कर करके नीचे नीचे करते करते पैरों तक पहुंच जाता है। यानी कि पहले यही अंग बनते हैं, फिर इन पे नियंत्रण पाता है, सिर से पांव की ओर चलता है विकास। ठीक है, फिर एक है मध्यम से बाहरे की ओर, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है बेटे दूरी, डिस्टेंस से लिया गया ये शब्द। प्रॉक्सिमो डिस्टल मींस अंदर से बाहर की ओर, जितने पास, जितने अंदर के जितना पास होगा, दिल के जितने पास जोन सा अंग होगा वो पहले विकास होगा उसका, और उसी पे बच्चा नियंत्रण सीखेगा। फिर जितने दूर वाले हैं फिर उनका विकास होगा। ठीक है, फिर उन पे नियंत्रण सीखेगा। इसलिए बच्चा चलना सबसे लेट सीखता है, वो बहुत दूर है ना, दिल से उतना ही दूर है, यानी पहले इधर यहाँ से अंदर की से बाहर की ओर फैलता है, ऊपर भी कंट्रोल लेगा, हाथों पे कंट्रोल लेगा, फिर नीचे जाके पैरों पे कंट्रोल लेगा, और एक चलता है सिर से पैर की ओर, सेफलोकॉर्डल।
ठीक है बेटा। अब इस पे आते हैं नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें भी वही बात कही जाती है कि पहले सामान्य अंगों का सीखता है वो विकास, पूरा हाथ उठाएगा, जैसे कोई चीज उसे पकड़नी है या कोई चीज खानी है, पूरा ऐसे झपट्टा करके पूरा हाथ तो खाएगा। ऐसा होता है आप किसी बच्चे को दोगे ऐसे पूरा लेगा और ऐसे खाएगा, जबकि उसमें हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है। आप और मैं कैसे खाते हैं, ऐसे हाथ हिलाएगी, यानी हम सिर्फ इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। और जो बच्चा है वो पूरे हाथ का, क्योंकि उसको विशिष्ट अंगों का प्रयोग अभी नहीं आया, ठीक है। जब वो बड़ा बड़ा होता है उसको समझ में आ जाती है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर आ जाता है, जो काम सिर्फ उंगलियों से होता है वो कर सकता है। पहले बच्चा ऐसे मूवमेंट करता है सामान्य की, ये हाथ भी हिल रहे हैं, उंगलियां भी हिल रही हैं, फिर वो विशिष्ट पे आ जाता है कि खाली उंगलियां कैसे हिलती हैं। ऐसे ही हर पार्ट के साथ होता है, यानी कि अगर मैं छोटे में कहूं तो वो हर अंग का उपयोग सीख जाता है, ठीक है। पूरे शरीर को ना हिला करके जितना अंग हिलाने की जरूरत है किसी काम में उतना ही काम करता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। मैंने क्या बोला, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। एकीकरण यानी कि अब सामान्य और विशिष्ट दोनों को एक साथ प्रयोग करना सीख जाता है वो, ठीक है। पहले तो वो पूरा हाथ हिला रहा है, फिर वो उंगलियों की मूवमेंट सीखता है, उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर वो दोनों को एक साथ हिलाना सीखता है। किसी काम में दोनों की जरूरत है, यानी क्या हो रहा है, एक छोटी सी बात में उसका अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वो नियंत्रण करना सीख रहा है, एक एक नस को, एक एक अंग को नियंत्रण करना सीख रहा है कि मुझे किस में क्या जरूरत है, ठीक है। बॉल पकड़नी है तो पहले उचक के पूरी पकड़ता था, ठीक है, फिर उसने सीखा कि ऐसे हाथ करके भी पकड़ सकता हूं। अब वो हाथ भी हिला रहा है और उंगलियां भी हिला रहा है, ठीक है। बहुत सारे खेल आप किसी में भी देख सकते हो, आप छोटे बच्चे के साथ देखना वो कैसे करता है, पूरी बॉडी हिलाएगा। रोना है तो पूरे हाथ पैर सब मारेगा, लेकिन हम रो रहे हैं तो विशिष्ट सिर्फ आंखों से पता लगेगा कि रो रहे हैं, ठीक है। और बहुत दहाड़े मार के रो रहे हैं तो हम तो एकीकरण भी सीख गए, यानी हाथ पैर भी मारेंगे और आंसुओं से भी रोएंगे, सामान्य भी दिखा रहे हैं, पूरे शरीर का इस्तेमाल, और विशिष्ट भी, आंखें भी, यानी एकीकरण का सिद्धांत। हम एकीकरण करना सीख गए हैं अपने अंगों में, ठीक है। दोनों को, अपने विशिष्ट अंगों को, सामान्य अंगों को एक साथ चलाना सीख गए हैं, ठीक बात। अब है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मैंने आपको यहां बोला था, ये पॉइंट बाद में बताऊंगी। जब मैंने बोला था कि मैं 6 महीने की हूं और एक बच्चा 6 महीने का है, वो 6 महीने का बच्चा तो आप सहारे से बिठाते हो बैठ जाता है, मैं नहीं बैठती। या चलिए 8 महीने का, 6 महीने तो छोटा हो गया, 8 महीने का बच्चा आप सहारे से बिठाते हो, तकिए के सहारे बैठ जाता है, मैं नहीं बैठती, मैं भी 8 महीने की हूं। उसका कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हो सकता है मैं 8.5 महीने में बैठ जाऊं, हो सकता है 9 महीने में बैठ जाऊं, हो सकता है 9.5 महीने की हूं तो बैठ जाऊं, ठीक है। या हो सकता है एक बच्चा 7.5 महीने का हुआ तो मतलब आपने बिठाया वो बैठ गया। यानी कि क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर एक अपने आप में भी हर एक व्यक्ति अलग है एक दूसरे से। जैसे 2 साल का एक बच्ची खड़ी है और 2 साल का एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है उस बच्ची की हाइट और वजन अपनी उम्र के हिसाब से, और हो सकता है इस बच्चे में नहीं हो सकता है वो बच्ची काम बड़ा अच्छा करती हो, उसकी कार्य कुशलता बड़ी अच्छी हो, काम बड़ा अच्छा कर रही है, मानसिक विकास अच्छा है, आप उससे बोलते हो बेटा लाल रंग, वो बताती है ये लाल रंग है, ये नीला रंग है। हो सकता है ये बच्चा नहीं बताता, इसका मानसिक विकास नहीं है, ठीक है, ये खिलौनों में फर्क नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं 2 लोगों में। हालांकि ये जो लिया जाता है ना विकास में, जो भी एज ली जाती है, जैसे मैं कह रही हूँ 6 महीने 3 महीने का बच्चा, ये ऑन एन एवरेज चलता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं फर्क डालती हैं। वो किस वजह से आ जाती हैं, हमारी शारीरिक की वजह से आ जाती हैं। हो सकता है मेरा शारीरिक मानसिक विकास उतना ना हो, मेरा नैतिक विकास उतना ना हो, मैं थोड़े टाइम बाद सीख जाऊंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 10वीं में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा तो है वो जल्दी से कंसेप्ट पकड़ लेता है, और एक बच्चा है उसको जब आधी 10वीं निकल जाती है तो उसे पहला पार्ट समझ में आता है। क्या है उनमें, क्या उनकी उम्र बराबर नहीं है, उम्र बराबर है, तो क्या विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, लेकिन क्या है, क्योंकि उसकी दर भी अलग है विकास की और उनमें अपने व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं। यानी आप क्या देख रहे हो, सारे सिद्धांत आपस में रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके नहीं पढ़ सकते आप। समझ आ गई, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, क्यों हो सकती हैं, शरीर के हिसाब से हो सकती हैं, मानसिक रूप से हो सकती हैं, नैतिक रूप से हो सकती हैं, ठीक है, और
व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे उसका वंशाक्रम और वातावरण भी असर डालता है। इस पे भी मैं आऊंगी तो फिर से इस टॉपिक को छूंगी। देखो, फिर होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब है कि बेशक कितनी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितने भी व्यक्तिगत अंतर हो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो, मैं कह रही हूँ समान उम्र के बच्चे आपस में एक जैसी हरकतें नहीं करते। वो अलग, वो जल्दी पकड़ लेती है, ये लेट बात को समझता है, लेट पकड़ता है, लेकिन विकास का तरीका एक ही है, वो विकास तरीका एक ही है। सारे इंसानों का विकास एक ही तरीके से होगा। अगर कोई बच्चा 3 महीने में कोई बात सीख रहा है, जैसे कहा जाता है 3 महीने में वो हाथ पैर मारने सीख रहा है, तो हो सकता है कोई 4 महीने में सीख ले, या हो सकता है कोई ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, वो 2.5 साल में सीख ले, ठीक है, 2.5 महीने में सीख ले, जो 3 महीने में ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं। और हो सकता है कोई लेट सीखे, कोई हमारा भैया लेट बच्चा है, कोई नहीं उतना उसका मानसिक विकास है, तो वो 4 महीने में सीख ले, लेकिन सीखेंगे सब। समान प्रतिमान का मतलब क्या है? विकास उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कहा गया कि भैया 3 महीने में बच्चा हाथ पैर मारने, 6 महीने तक बच्चा सिर पे कंट्रोल, बाबा की आवाजें निकालनी। भाषात्मक विकास में देखें तो 8 महीने तक आप बच्चे को उठा के बिठा सकते हो, वो बैठेगा। 8 क्या 9 महीने 7.5 महीने ये चलेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से, ठीक है। उसके बाद 11-12 महीने की उम्र में, यानी 1 साल में, 1.25 साल में वो बच्चा चलना सीख जाएगा। विकास तो एक ही तरीके से हो रहा है ना, विकास ऑन एन एवरेज हो तो एक ही तरीके से रहा है, हो तो सिर से पैर की तरफ ही रहा है। सबसे लेट तो बच्चा चलना ही सीखेगा, सबसे पहले कंट्रोल तो दिमाग पे ही पाएगा, फिर हाथों पे, रीढ़ की हड्डी पे करते कराते पैरों तक जाएगा। यानी कि समान प्रतिमान, यानी कि पैटर्न, तरीका एक ही चल रहा है, ठीक है। फिर आता है रेखीय ना होकर वर्तुलाकार। जो हमारा विकास है ना वो रेखीय नहीं है। रेखीय यानी कि एक सीधी लाइन नहीं है, एक सीधी लाइन नहीं है, ये वर्तुलाकार है, ऐसे स्प्रिंग की तरह। वर्तुलाकार का क्या मतलब है कि ये कभी होता है, तेजी से होता है, फिर रुक जाता है, फिर होगा तेजी से, फिर रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको दर में बताया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग के इयर्स में, शैशव अवस्था में तो बहुत तेजी से होता है, फिर ये रुक जाएगा बाल्य अवस्था में, ठीक है, और फिर ये स्पीड पकड़ेगा किशोरावस्था में। यानी कभी एकदम तेजी से, कभी रुक जाएगा, फिर एकदम तेजी से, फिर रुक जाएगा, फिर तेजी से। यानी एक जैसा नहीं होता कि विकास हो रहा है तो होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, बीच में रुकेगा भी। यानी कि ये इस तरीके से होता है, वर्तुलाकार, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसी की वजह से व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं। आपका पीछे से वंशानुक्रम कैसा है, आपके पूरे घर में, परिवार में कैसा चलता आया है। भाई जैसे एक माना जाता है कि बच्चा, मान लीजिए परिवार में सबकी हाइट बड़ी है ऑन एन एवरेज, तो ऐसे चांसेस लगाए जाते हैं कि बच्चे की हाइट भी अच्छी जाएगी, क्योंकि वो अपने वंशानुक्रम पे जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, वंशानुक्रम में सिर्फ ये नहीं कि बच्चा माँ बाप या दादा दादी तक सीमित है, पर दादा, पर नाना, कहीं भी, मतलब पूरा परिवार, पीछे तक के पूरे परिवार की बात कर रहे हैं हम। वंशानुक्रम अपनी हेरिडिटी में, अपने जीन्स में, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल पीछे आया था देखने में, मेरा ही पढ़ने वाला बच्चा, और उसके कान ऐसे तिकोने से थे थोड़े से, तो हम बड़ा कहते थे, हम उसको बोलते थे, तो तिकोने थे, तो पता लगा उसके परनाना के कान ऐसे थे। जब उसकी मम्मी ने फोटोएं निकाली तो एक बार उन्होंने देखा कि परनाना के कान इस तरीके के थे। तो यानी कि क्या समझा हमने कि बच्चा अपने परिवार में किसी में भी जा सकता है, वंशानुक्रम। और फिर है वातावरण। आप देख लो, एक बच्चा जिसको आपने लड़ाई झगड़े में और खाना अच्छा ना देके हमेशा कलेश वाले, रोना पिटना, इस माहौल में पाला, ठीक है, उस बच्चे की उम्र है 6 साल। 6 साल। और यही एक 6 साल का बच्चा है जिसको मैंने बहुत अच्छा वातावरण दिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया। क्या दिया मैंने? उसको खुश रखती हूँ, खेलने का समय दे रखा है, पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी किताबें देती हूँ, खाने के लिए उसकी उम्र के हिसाब से पौष्टिक आहार देती हूँ। तो कौन से बच्चे का विकास बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा? बिल्कुल उस बच्चे का होगा जिसको वातावरण अच्छा मिल रहा है। यानी कि हमारे वंशानुक्रम और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो हमारे जीन्स कैसे हैं भैया, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे मेरे जीन्स हैं उस हद तक जा सकती हूँ,
है ना। आईक्यू में हम लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे जो एवरेज है ना जीन्स की, वहीं तक जा सकते हैं जो हमारे वंशानुक्रम की एवरेज है। और वातावरण चीजों को और अच्छा बना सकता है। मान लीजिए मेरे घर में है कि एवरेज से ऊपर है सारे के सारे, भाई मेरे चाचा ताऊ और इधर नाना नानी सब, तो यानी मेरे जो पूरा परिवार है मम्मी की साइड का और पापा की साइड का, ये सारा का सारा एवरेज से ऊपर है, 70 से ऊपर, तो ये तो चांसेस हैं ही कि मैं 70 से ऊपर होंगी। लेकिन वो 70 को भी मेंटेन रखना किसका रोल और होगा, वंशानुक्रम तो अपना कर रहा है, लेकिन अगर मुझे वातावरण अच्छा नहीं मिला तो मैं वो 70 भी अटेन नहीं कर पाऊंगी, मैं उस 70 से भी नीचे गिर जाऊंगी, होते हुए सब कुछ कैपेबिलिटी होते हुए, कैपेसिटी होते हुए नहीं कर पाऊंगी, वातावरण अच्छा नहीं मिला, या फिर 70 तक ही पहुंचूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वातावरण अच्छा मिला तो हो सकता है मैं 70 के 80 या 85 तक पहुंच जाऊं। ठीक है, बेशक टॉप में ना जाऊं क्योंकि मेरे जीन्स वही है, मेरा वंशानुक्रम वही है। ठीक है, समझ आया आपको? ये सब हमारे विकास के सिद्धांत हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे, और जल्दी से जब आप वीडियो देख लें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम, जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।